नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दो कंसेप्ट पर। पहला है भाग होगा कृषक समाज पर और इसका दूसरा भाग है औद्योगिक समाज पर। और दोनों भागों को मैं एक ही वीडियो में मर्ज करके बनाऊंगा। आप लोगों को यदि मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। ये जो भी मैं सीरीज़ को बना रहा हूँ ये सब टीजीटी, हायर एजुकेशन, जीआईसी इत्यादि एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ इसे नेट और जीआरएफ में भी काफ़ी सफलता प्राप्त काफ़ी मदद मिल सकती है सफलता प्राप्त करने में। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों कृषक समाज के उदाहरण पर। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कृषक समाज, हम आखिर किस समाज को कृषक समाज कहें और किस समाज को हम औद्योगिक समाज कहें। तो कृषक समाज मूलतः हुआ समाज है जहाँ की 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। और नगरीय समाज वे समाज है जहाँ की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। गैर कृषि कार्यों में, कृषि कार्य नहीं करते हों वो लोग, उनकी आय का स्रोत कोई दूसरा हो, जैसे व्यवसाय करना। अब ये कृषक, चूंकि हम कृषक समाज पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। जो एग्रीकल्चर का जो कंसेप्ट है ये भारतीय समाज में लगभग 12,000 साल पहले माना जाता है कि आया है। और जब मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, उस पहिए का आविष्कार किया, और उसके बाद एग्रेरियन सोसाइटीज़ धीरे धीरे डेवलप होने लगीं। और अगर हमने जनजातियों में देखें तो वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। जनजातियाँ स्थानांतरित खेती या झूम खेती करती हैं। लेकिन धीरे धीरे कृषि की जो प्रणाली है वो उन्नत होती गई और कृषि का जो विकास है वो बेसिकली गंगा के किनारे ही ज़्यादा विकसित हुआ। अगर हम भारत के मैप में देखें तो दो प्रकार की जो नदियों का स्वरूप हमें मिलता है, एक है प्रायद्वीप भारत की नदियाँ और दूसरी हैं पूर्वोत्तर भारत की नदी, जिसमें सबसे बड़ी जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके बाद उत्तर भारत जो गंगा की नदी है वो सदा नीरा है। और इस दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो अरी प्रकार की हैं, यानी कि वो सदा नीरा नहीं है। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है तभी उन नदियों में ज़्यादा पानी आता है, इसलिए दक्षिण भारत में आपको पोखर और बांध ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। और चूँकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार से निकली हुई है और वहाँ इसलिए वो भी सदा नीरा नदी ही मानी जाती है, लेकिन वो बंगाल की खाड़ी में गिरती गंगा भी बंगाल की खाड़ी में है। लेकिन ये इन दोनों का पैटर्न एकदम चेंज है। तो जो सभ्यता के किनारे सबसे ज़्यादा नदियों का विकास हुआ है, नदियों के किनारे सभ्यता का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, इसका मूल कारण ये है कि वहाँ जो फंडामेंटल्स चाहिए कृषि के लिए वो थे। एक तो ये बात है। दूसरा, नदियाँ जब अपनी युवा प्रकृति में थीं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपने साथ उपजाऊ मृदा को अपने साथ लाकर गंगा नदी के मुहाने पर उसे डाला, किनारों पर उसे डाला। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पर एक खादर प्रदेश विकसित हुए। और जो खादर प्रदेश होते हैं वो उपजाऊ प्रदेश होते हैं, जहाँ अगर कोई फसल बोई जाती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा होता है। तो इससे सभ्यता का विकास गंगा के किनारे मिलता है। अगर हम इसे 6वीं शताब्दी के संदर्भ में देखें, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार हुआ साथ साथ में, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि सभ्यता का विकास और धार्मिक जो विकास है वो भी जो है गंगा नदी के किनारे ही ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। चूँकि हम लोग सोशियोलॉजी में इसे पढ़ रहे हैं तो उसका हमारे जो जीवन पर, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। भाई वहाँ पर सबसे ज़्यादा सामाजिक समूह बनने लगे, वहीं पर सामाजिक प्रक्रियाएं जो हैं वो विकसित होने लग गई, उनका विकास भी हुआ और वो कहीं न कहीं धीरे धीरे प्रथा, संस्था, रूढ़ी, इन सब में धीरे धीरे तब्दील होती चली गई।
अब कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पर बात करते हैं जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे ये पूछा जाता है कि पीजेंट्री वर्ड्स किसने दिया, तो ये वुल्फ ने, एक मिस्टर वुल्फ हैं, उन्होंने पीजेंट्री शब्द की अवधारणा को सबसे पहले बताया था। और अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड की, तो उन्होंने पीजन सोसाइटी एंड कल्चर नामक एक किताब भी लिखी थी। क्योंकि हम दूसरे नंबर पर रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने कृषक समाज की औपचारिक अवधारणा सबसे पहले दी थी सोशियोलॉजी में। और इन्होंने मैक्सिको के टोपाजोलान क्षेत्र का अध्ययन किया था। इन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र वे हैं, या कृषक समाज वे हैं, जो ग्रामीण परस्पर जीवन निर्वाह हेतु अपनी भूमि पर नियंत्रण रखते हैं। उन्हें इन्होंने कहा था कि वे कृषक समाज का निर्माण करते हैं। तो ये परिभाषा याद रहनी चाहिए। डायरेक्ट पूछा जाता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने किन समाज का अध्ययन किया है, तो मैक्सिको के टोपाजोलान का। मैक्सिको अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कृषक समाज की विशेषताओं पर। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने 5 विशेषताएं बताई हैं अपनी पुस्तक पीजन सोसाइटी एंड कल्चर में। उसमें सबसे पहला है कि कृषक समाज समरूप होते हैं, यानी होमोजेनस होते हैं। इनमें एक तरीके की इंटीग्रिटी पाई जाती है अपने समाज के लोगों के प्रति, तो ये समरूपता है। दूसरा है, इसके सदस्य जीवन निर्वाह हेतु कृषि पर निर्भर करते हैं। ये भी दूसरा पॉइंट अहम है कि मैंने बताया ना कि 75% से अधिक लोग जो कृषि कार्यों में संलग्न हो। तीसरा, यह अविभेदीकृत समाज होता है, यानी कि यहाँ पर जो चाहे कि कार्य के स्तर पर हो, चाहे श्रम के स्तर पर हो, चाहे जीवन जीने की शैली के स्तर पर हो, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता, यानी सरल जटिल श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, बल्कि सरल श्रम विभाजन पाया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति एक कार्य विशेष में दक्ष हो, ये शहरी संरचना का मूल जो है विशेषता है। कि जैसे कि एक व्यक्ति है, मान लो कि वो सोशियोलॉजी पढ़ाने में बहुत दक्ष है, तो हो सकता है कि वो हिस्ट्री पढ़ाने में उतना दक्ष ना हो, या ज्योग्राफी पढ़ाने में उतना दक्ष ना हो, तो इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। बल्कि अगर हम पश्चिमी समाजों के एजुकेशन मेथड को देखें, तो जैसे कि हमारे यहाँ जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें कई थिंकर्स और ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जबकि पश्चिमी समाजों में अध्ययन की पद्धति एकदम भिन्न है। वहाँ पर जो एजुकेशन का मॉडल है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, यानी कि स्पेसिफिक एजुकेशन पर फोकस करते हैं। जैसे कि आपको ऑगस्ट कॉम्टे पढ़ना है, तो आपके कोर्स में वही रहेंगे, उनके आप प्रत्यक्षवाद, उनके सामाजिक प्रगति, सामाजिक स्थितिकी के सिद्धांत को, सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धांत को, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को, इन्हीं को आप पढ़ेंगे। बल्कि और जब आप आगे बढ़ेंगे तो स्पेसिफिक किसी एक और 2 सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। तो लेकिन जो भारतीय समाज है वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, बेसिकली ग्रामीण समाजों में तो बहुत ही कम देखने को मिलता रहा है। यह कस्बों और नगरों से भिन्न है। तो जैसा कि मैंने कहा, कस्बों की जीवन शैली और नगरों की जीवन शैली में बहुत फर्क नहीं होता। कस्बाई संस्कृति में अंतर ये होता है कि वहाँ पर ग्रामीण और नगरी दोनों प्रकार की शैली मिल जाएगी। कि एक तरफ एक इंसान के यहाँ बकरी भी बंधी मिल जाएगी और दूसरे के यहाँ सफारी भी खड़ी मिल जाएगी। लेकिन शहरी समाज में ये अंतर देखने को मिलता है कि वहाँ जो है सिर्फ उच्च सामाजिक संरचना देखने को मिलती है, और ग्रामीण समाज में एक तरीके से निम्न सामाजिक संरचना, फिलहाल कहना उतना ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ ठीक उसी प्रकार की सामाजिक संरचना मिलती है। क्योंकि वहाँ लोगों का जो जीवन है वो होमोजेनिटी पर निर्भर है, वो लोग कृषि पर निर्भर हैं, उनकी लो इनकम होती है, माना जाता है कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ये सब समाजशास्त्र की विशेषताओं में मतलब ग्रामीण समाज में कहा गया है। आगे बात करते हैं मित्रों अगली विशेषता पर। यहाँ है आर्थिक आधार, मतलब आपकी इनकम का बेस जो है सिर्फ कृषि है, जबकि शहरी संरचना में इसके एकदम विपरीत होता है। कृषि पर निर्भरता न्यूनतम होती है या नहीं के बराबर होती है। रॉबर्ट रेडफील्ड कृषक समाज को रेसिडुअल सोसाइटी भी कहते हैं, अवशेष समाज कहते हैं। ये पॉइंट कैंडिडेट्स आप लोगों ने शायद ही कभी पढ़ा हो, अवशेष समाज कहते हैं। ये स्पेसिफिकली
वो इस संदर्भ में प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि जो ग्रामीण समाज है वो जनजातीय समाज से कुछ शेष बचता, मतलब उससे अलग रहता है। इसलिए मतलब जैसे जो ग्रामीण समाज है और जो जनजातीय समाज है उन दोनों में भी भिन्नता पाई जाती है। तो यानी कि ये समाज जो है शहरी समाज और एक कस्बाई संस्कृति, इन सब से जनजाति, इन सब से बचा हुआ जो समाज बचता है उसे इस संदर्भ में कहते हैं कि वही ग्रामीण समाज या कृषक समाज बनता है, जो इसीलिए उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं अवशेष समाज। आगे बात करते हैं मित्रों एल क्रोबर के कॉन्सेप्ट को। तो एल क्रोबर ने कृषक समाज को खंड समाज कहा, सेगमेंट सोसाइटी कहा। ये डायरेक्ट प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसलिए याद रखिएगा। कभी कभी अंश समाज या खंड समाज या पार्ट सोसाइटी कुछ भी दे देते हैं, नाम बदल लेंगे, तो आप उस पर गौर रखिएगा, लेकिन वो एक यही बात होगी। इसकी संस्कृति खंडित होती है। अब ये क्या क्या बात बताते हैं कि कहते हैं कृषक समाज बेसिकली एक मध्यवर्ती समाज है। अब मध्यवर्ती समाज, इनका कहने का आशय ये है कि इसके एक ओर जनजातीय समाज होता है और दूसरी ओर जो है शहरी समाज होता है। यानी कि अगर ये पीजेंट सोसाइटी है तो एक ओर ट्राइबल सोसाइटी है और दूसरी तरफ अर्बन सोसाइटी है, तो उसके बीच में ये व्याख्या ये करते हैं। तो इस तरीके से इसको पहचानना है, मतलब वही बात कही जा रही, बस अलग अलग पर्सपेक्टिव में उसको बताने की कोशिश की जा रही। अभी जैसे हम बात करते हैं जॉर्ज फोस्टर के बारे में, तो जॉर्ज फोस्टर कहते हैं कि कृषक समाज बेसिकली हाफ सोसाइटी है, आधा समाज है। अब इनका नज़रिया भी देखते हैं। इनका कहना है कि जैसे बृहद समाज दो हिस्सों से बनता है। पहले हिस्से में फसल उगाने वाले लोग जो गांव में रहते हैं और दूसरे हिस्से में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो उच्च वर्ग में आते हैं वो लोग रहते हैं। बृहद समाज का फसल उगाने वाले वर्ग से बनने वाला जो हिस्सा है वो कृषक समाज या आधा समाज कहलाएगा। एकदम टेढ़ी मेढ़ी डिफरेंशिएशन है, उतना याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कृषक समाज आधा समाज, कृषक समाज को आधा समाज किसने कहा है, तो डायरेक्ट जॉर्ज फोस्टर का ये कहना है। अब मित्रों बात करते हैं एंद्रे बेते के बारे में। एंद्रे बेते को भारत का वेबर कहा जाता है। इनके लिए कई कई जगह शब्द प्रयोग किया गया होगा, एंद्रे बेतेई, एंद्रे बेतले, लेकिन वो ठीक एंद्रे बेते ही हैं। इनको भारत का वेबर कहा जाता है। इनकी बुक है 6 एस्से इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। इसमें वो 3 विशेषताएं बताते हैं और वो 3 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। कृषक समाज को वो भूमिबद्ध कहते हैं, बिल्कुल भूमि से जुड़ा होता है। इसकी निम्न स्थिति होती है, जैसा कि मैंने पीछे कहा था, ये कहने में हिचक लगती है कि उसकी निम्न स्थिति होती है, लेकिन ये माना गया है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में पाया गया है। और आगे ये मजदूरों का पूरक होता है। जाहिर सी बात है कि चूंकि ये लोग श्रम से जुड़े होते हैं, अपनी भूमि पर काम करते हैं, तो ये मजदूरों के पूरक की तरह से इनको देखा भी गया है। आगे बात करते हैं मित्रों, एंद्रे बेते इसे नए रूप में बताने की कोशिश करते हैं। वो इसे मिश्रित समाज कहते हैं। उनका नज़रिया था कि ग्रामीण जो समाज है या कृषक जो समाज है, इसमें भी शहरी और ग्रामीण संस्कृति और प्लस जनजातीय संस्कृति तीनों के तत्व पाए जाते हैं। इसलिए एक तरीके से ये मिक्स्ड सोसाइटी है, मिश्रित समाज है। तो इसे याद रखिएगा। अलग अलग थोड़ा सा याद रखने में कठिनाई आएगी, लेकिन याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है प्रश्न और ऐसे प्रश्न टिपिकल होते हैं, गलत हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले एक इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि मेरिट बहुत हाई जाती है, क्योंकि सीट कम होती हैं और लोग अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन सही करते हैं, इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी है। आगे बात करते हैं मिस्टर फ्यूरर हेम्फोर्ड के बारे में। फ्यूरर हेम्फोर्ड का कहना है कि आदिवासियों की संस्कृति कृषक संस्कृति है, और उन्होंने गोंड जनजाति का अध्ययन किया था और उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही थी। तो डायरेक्ट इसको ऐसे याद रखना है, व्याख्या करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। फिर एफ जी बेली, ये
खोन जनजाति का अध्ययन करते हैं उड़ीसा की, और उसके आधार पर ये उसे कृषक समाज को जस्टिफाई करते हैं। एफ.जे. वेली विसिपारा का भी अध्ययन करते हैं, ये भी याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों, डेनियल थार्नर किस प्रकार से जो है वर्गीय संरचना को विभाजित करते हैं। तो ये इसमें 3 वर्गों के रूप में इसे देखते हैं। पहले को मालिक, दूसरे को किसान और तीसरे को मजदूर। 3 प्रकार की वर्गीय संरचना की बात ये करते हैं। तो ये डायरेक्ट कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे याद रखना है कि डेनियल थार्नर ने कितने प्रकार भागों में विभाजित किया, 3, मालिक, किसान, मजदूर, एकदम सिंपल है। फिर डी.एन. धनाग्रे, इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। डी.एन. धनाग्रे ने कुछ 5 टाइप बताए हैं। उन्होंने कहा कि एक तो होता है लैंडलॉर्ड, जमींदार, दूसरा होता है अमीर किसान, तीसरे होते हैं मंझोले किसान, चौथे होते हैं गरीब किसान, फिर भूमिबद्ध किसान। जब जमींदार की बात करते हैं तो ये बेसिकली अब्सेंटी लैंडलॉर्ड होते हैं, यानी कि जो शहरों में रहते हैं लेकिन उनका मुख्य पेशा कृषि है, वो अपनी ज़मीन पर जाकर खेती नहीं करते। और अमीर किसान गांव में रहते हैं लेकिन वो अपनी ज़मीन पर जाकर श्रम नहीं करते, लेकिन उनके पास एक बड़ी लैंड होल्डिंग्स होती हैं, तो उनकी स्थिति अच्छी होती है। तीसरे हैं मंझोले किसान, जो अपनी भूमि पर खेती करते हैं और इनकी स्थिति कोई बहुत ख़राब नहीं होती और बहुत अच्छी नहीं होती। और चौथे हैं गरीब किसान, जो अपनी भूमि पर भी खेती करते हैं और प्लस बटाई या एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर ज़मीन लेकर भी खेती करते हैं। और लास्ट है भूमिहीन किसान, वे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं, जो सिर्फ या तो फिर जो है लेबर के रूप में कार्य करते हैं या बटाई या कॉन्ट्रैक्ट पर भूमि लेकर खेती करते हैं। तो ऐसे किसानों को भूमिहीन किसान कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मित्रों औद्योगिक समाज के बारे में कि औद्योगिक समाज किसे हम कहें। औद्योगिक समाज बेसिकली ये जो टर्म है ये स्टार्ट हुआ 1750 से 60 के दशक में। उस दौरान ही क्यों प्रयोग हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में प्रथम औद्योगिक क्रांति इस दौरान हुई थी 1750 और 60 के दशक में। तो इसलिए सेंट साइमन जो अगस्त काम्टे के गुरु थे, उन्होंने पश्चिमी समाज को औद्योगिक समाज के रूप में संबोधित किया था। तो इसलिए प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है कि औद्योगिक समाज या का जो है टर्म किसने दिया था, तो सेंट साइमन ने दिया था। अब औद्योगिक समाज की कुछ विशेषताएं, पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। औद्योगिक समाज वे समाज हैं जहां के 75% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हों, गैर कृषि कार्यों में लगे हों, यानी कि वो कारखाना में कार्य करते हों लेकिन वो कृषि में कार्य ना करते हों, दूसरे प्रकार के कार्यों में वो संलग्न हों। अब इसकी कुछ विशेषताएं ले लेते हैं। पहली विशेषता है पूंजी का महत्व। जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए या औद्योगिक कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। दूसरा है श्रम का महत्व, श्रम के बिना इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अब ये बात अलग है कि आज के टाइम में रोबोटिक वर्ल्ड है, तो रोबोट में आजकल रोबोट मनुष्यों को स्थानांतरित कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गांधी जी के विचारों पर जाएं तो गांधी जी का कहना था कि जो अगर पूंजी और श्रम का बराबर योगदान है उत्पादन के लिए, तो कभी भी श्रम को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। फिर तीसरा है मशीनों का महत्व। इंडस्ट्री की परिभाषा में मशीनें प्रमुख रूप से हैं। अगर मार्क्स के शब्दों में कहा जाए तो जब वो मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है तो उसमें कंसेप्ट आता है हाइड्रोलिक सोसाइटी का, कार्ल विटफोगल का। तो कहता है ना टेक्नोलॉजिकल चेंज, वहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्पादन का जो पद्धति है वो बदल चुकी है। फिर द्वितीयक संबंध वहाँ पर औद्योगिक समाज में मुख्य तौर पर होते हैं। जाहिर सी बात है, चूँकि औपचारिक संबंध होते हैं। आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री के मतलब मालिकाना हक शेयरिंग में आपका है, तो वहाँ पर आपके पारिवारिक संबंध नहीं होंगे बल्कि औपचारिक संबंध होंगे, द्वितीयक संबंध होंगे, जहाँ व्यवसाय से आपका संबंध होगा, अन्य तरीके से नहीं।
अवैयक्तिकता पाई जाएगी, यानी कि पर्सनल रिलेशन नहीं होंगे। एम्पैथी, करुणा, दया भाव, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। आप जब तक कार्य में दक्ष हैं कार्य कीजिए और उसका आप मेहनताना लीजिए, उसकी सैलरी लीजिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता। एक तरीके का प्रोफेशनलिज्म होता है नगरीय कार्य संस्कृति में। फिर अधिकाधिक लाभार्जन पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, अत्यधिक उत्पादन पर फोकस होता है, फैक्ट्री प्रणाली बिल्कुल, और नगरीय समाज की जो विशेषता है वो फैक्ट्री प्रणाली पर बेस है। फिर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, बल्कि गलाकात प्रतिस्पर्धा कहा जाना चाहिए, आज के टाइम में देखने को मिल रही है, क्योंकि अब और या कभी भी उत्पादन की अब समस्या नहीं है, अब उसे उपभोग करने की समस्या मुख्य तौर पर है कि कैसे अपने कंज्यूमर्स को बढ़ाया जाए। जनसंख्या की बहुलता, नगरीय समाज में जनसंख्या की बहुलता का घनत्व तो ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम दिल्ली को लें तो करीब 11,000 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक इस तरह मुंबई में भी ज़्यादा लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, लेकिन क्या गाँव में लोग रहते हैं? नहीं। अरुणाचल प्रदेश मिनिमम इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है। और जो शहरी समाज है वहाँ जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होता है, क्योंकि शहरों का विकास उन्हीं जगहों पर हुआ जहाँ इंडस्ट्री थी। तो इंडस्ट्री के चारों तरफ शहरों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे वो बसते व्यापक रूप उनका होता चला गया, लेकिन उनकी संरचना में विस्तार नहीं हुआ, तो इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का जो स्वरूप पाया गया वो घना पाया गया। अगला, धर्म एवं परिवार का कम महत्व होता है, क्योंकि पर ये तार्किकता पर आधारित होते हैं, इसलिए धर्म और परिवार का कम महत्व होता है। इसलिए वजह कि जैसे कोई भी कामगार, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, श्रमिक हो, कोई भी व्यक्ति हो जो इंडस्ट्री में या नगरीय संरचना औद्योगिक समाज में रहने आता है, वो जाहिर से अपनी संस्कृति को छोड़ कर आता है, ग्रामीण संस्कृति से आगे आता है। तो वो जॉइंट फैमिली से, संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर फैमिली में यहाँ पर आके रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यक्ति रहेगा, परिवार, उसकी वाइफ रहेगी और बच्चे रहेंगे, तो सोसाइटीज़ का ये स्वरूप देखने को मिलता है। फिर जो ग्रामीण परिवार होते हैं वो धर्म और तमाम प्रकार के रूढ़िवाद से ज़्यादा संलग्न होते हैं, जबकि नगरीय समाजों में ये जो है विशेषताएं कम देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट है भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता। जाहिर सी बात है, जो नगरीय समाज होते हैं उनमें सामाजिक गतिशीलता ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ आर्थिक सृजन मुख्य है। आर्थिक सृजन के बिना कोई भी कार्य नहीं संपादित हो सकता, इसलिए लोग पर्सनल रिलेशन की जगह प्रोफेशनल रिलेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नगरीय समाजों में भी देखने को मिलता है और ग्रामीण समाजों में भी देखने को मिलता है। यहाँ भी जैसे कोई व्यक्ति क्लर्क है, कोई व्यक्ति जो है चप्योन है, कोई व्यक्ति जो है उसके ऊपर ऑफिसर है, सीईओ हैं और चेयरमैन कंपनी के हैं, तो एक जो संस्तरण है वो नगरीय समाजों में भी देखने को मिलता है। जीवन में कृत्रिमता अधिक होती है, बनावटीपन अधिक होता है शहरी समाजों में, बिल्कुल हर प्रकार से, न केवल संबंधों के आधार पर बल्कि जीवन शैली के आधार पर। गांव में, शहरों में आपको पार्क देखने को मिल जाएंगे, घरों के अंदर आपको जो है फ्लावर्स मिल जाएंगे प्लास्टिक के देखने को। संबंध यहाँ पर जो है औपचारिक होंगे, फॉर्मल होंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ प्रेजेंट ऐसे किया जाएगा कि बहुत ही खास हैं हमारे। तो इस तरीके से यहाँ पर जीवन में कृत्रिमता देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और विद्वानों के नज़रिए को, जिसमें जॉर्ज सिमेल अहम है। जॉर्ज सिमेल ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ मनी में, यह इनकी बुक है, कई बार पूछी गई, याद रखिएगा, मुद्रा के दर्शन की अवधारणा को अभिव्यक्त किया है। ये आपको याद रखना है। ये कहते हैं कि शहर वे क्षेत्र हैं जहाँ मुद्रा का केंद्रीकरण होता है, यानी नगरों में मुद्रा का सृजन अधिक होता है। वो इस वजह से चूँकि आर्थिक कार्य अधिक होते हैं, हर कार्य का आधार ही आर्थिक होता है, इसलिए मुद्रा का जो सृजन है वो नगरीय सामाजिक संरचना में अधिक देखने को मिलता है। इसे ये भी कहा गया है कि एक तरीके से पूंजीपतियों की संस्कृति ही नगरीकरण, बिल्कुल सही है। और इसे वस्तु संस्कृति भी कहा गया है, यानी कि सब्जेक्ट कल्चर।
क्योंकि हर चीज़ का एक तरीके से कमोडिटी की तरह से है। हर संबंध, हर व्यक्ति, उसकी स्किल, क्षमता को एक कमोडिटी माना जाता है। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो ये मेरी जो है मैं ये इस तरीके से ये मेरी कमोडिटी है, इसे मैं जो है प्रदर्शित कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बदले में मैं आर्थिक अर्जन कर रहा हूँ। तो एक तरीके से वस्तु संस्कृति के रूप में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आगे जॉर्ज सिमल इसे दो और इसके जो है बातें इसमें के अंतर्गत बताते हैं। कहते हैं कि सामाजिकता की अवधारणा और रूढ़िवाद की अवधारणा ये भी जो है पाई जाती है समाजों में। तो ये कभी कभी प्रश्न ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, रूढ़ अवधारणा किसने दी है, तब भी आप ये टिक कर दीजिएगा ये होते क्या है। बेसिकली रूढ़ अवधारणा मतलब स्टेरियोटाइप का कंसेप्ट कहते हैं, और जो है सामाजिकता का अवधारणा को कहते हैं एसोसिएशन की अवधारणा। इन दोनों के बारे में मैं ज़रा सा बता देता हूँ। सामाजिकता का उदाहरण में के अंतर्गत ये चीज़ें शामिल हैं कि जैसे दो लोग हैं, उनके बीच जो संबंध निर्मित होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, उसे कहा जाता है सामाजिकता, सोशिएशन। एसोसिएशन नहीं, सोशिएशन। यानी कि एक्स का वाई के साथ जो संबंध है वो कहीं ना कहीं दोनों की सामाजिकता पर निर्भर है, यानी अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर है। जैसे मान लो एक पार्क में एक मंडली है, जो लोग मिलते हैं, योगा भजन कीर्तन करते हैं। तो पता लगा कि मिस्टर एक्स गए, वहाँ वाई हैं, जेड हैं, डब्लू हैं, इस तरह के तमाम लोग हैं। तो ये लोग परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, और मान लो इनकी ट्यूनिंग और बेटर हो जाती है और ऐसे अन्य समूह में लोग और जुड़ते चले जाते हैं, तो खास उसी विचारधारा के लोग उसमें जुड़ेंगे। तो परस्पर एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं, उनके विचार हैं, आइडियोलॉजी है, उसको समझेंगे, तो इस तरीके की सामाजिकता का निर्माण होगा। फिर दूसरा कंसेप्ट उन्होंने दिया रूढ़ अवधारणा या स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप इसके ठीक विपरीत है। मतलब इसमें क्या होगा कि आप एक व्यक्ति एक विचारधारा को किसी को मानता है, उस विचारधारा में वो एकदम से रम जाता है, एक तरीके से वो दृढ़ हो जाता है, वो जड़ चेतन हो जाता है। तो इसे कहा जाता है स्टेरियोटाइप। जैसे नर्मदेश्वर प्रसाद हैं, उन्होंने एक किताब लिखी द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम, और दूसरा स्टेरियोटाइप। तो इसमें यही बताया है कि जो समाज है वो कहीं ना कहीं जड़ता पर भी जो है संचालित होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, कुछ अवधारणाओं पर आते हैं जो थिंकर्स के द्वारा दी गई, इन्हें याद रखना है। जैसे किम्बालयंग की अवधारणा है। किम्बालयंग ने औपचारिक समाज की अवधारणा दी है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। डेनियल बेल ने ज्ञान सोसाइटी की बात की है। डेनियल बेल बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इनकी किताब है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, लिख भी देता हूँ, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उसमें समाज को ये बहुत ही व्यापक स्तर से जो है व्याख्या करते हैं कि कैसे और औद्योगिक समाजों का, उत्तर औद्योगिक समाजों का निर्माण हो रहा है। और एक थिंकर है एलन तुरेन, वो एक किताब लिखते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये दोनों को याद रखना है। एलन तुरेन का पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक किताब है, हो सकता है इस नोट्स में आगे आए। आगे बढ़ते हैं। कोर्नहाइजर एक नामक समाजशास्त्री हैं, वो जन समाज की बात करते हैं, मास सोसाइटी की। ये भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी से संबंधित है। फिर एल्विन टॉफलर, इनकी दो किताबें हैं, एक है फ्यूचर शॉक, एक है थर्ड वेव। फ्यूचर शॉक और थर्ड वेव, ये दोनों किताबें आपको याद रखनी है। आगे है थर्स्टीन वेबलन। इनकी जो है कंसेप्ट का नाम है विकसित औद्योगिक समाज। विकसित औद्योगिक समाज, ये नगरीय समाज को विकसित औद्योगिक समाज कहते हैं। और एमिताई एडजियोनी, ये औद्योगिक समाज को सक्रिय समाज के रूप में संबोधित करते हैं।
और वोल्डिंग नामक समाजशास्त्री जो नगरीय समाज है उसे उत्तर मध्य समाज कहकर संबोधित करते हैं। कार्ल पॉपर इसे औद्योगिक समाज को प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धात्मक समाज के रूप में संबोधित करते हैं, और वहीं अल्थुजर इसे शाख समाज कहकर संबोधित करते हैं। तो इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने देखा कि कुछ अवधारणाएं जो उत्तर औद्योगिक समाज के संदर्भ में दी जा रही हैं। अब डेनियल बेल उत्तर औद्योगिक समाज की कुछ और बातें कहने की कोशिश करते हैं। जैसे वो कहते हैं जो उत्तर औद्योगिक समाज है उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा समाज है जहाँ केंद्रीय महत्व है वो संपत्ति और संपदा का। तो ये जो औद्योगिक समाज है ये संपत्ति और संपदा पर निर्भर था, लेकिन जो उत्तर औद्योगिक समाज है वो ज्ञान पर आधारित है, यानी जिसके पास नॉलेज होगा वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। तो इस तरीके से इसे जस्टिफाई करते हैं उत्तर औद्योगिक समाज को। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सफ़ेद पोस्ट कार्मिक हैं उनका महत्व ज़्यादा हो जाएगा, वाइट कॉलर जॉब जिसको कहा जाता है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स, जैसे डॉक्टर, ऐसे लोग, यानी कि इनके पास क्या है, इनके पास नॉलेज ज़्यादा है। तो ये इस समाज का, उत्तर औद्योगिक समाज का नेतृत्व करते हैं। जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसे निर्धारित होती थी, मशीन पर निर्धारित होती थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कंप्लीट टॉपिक पर चर्चा की है। डेनियल बेल जो ज्ञान समाज है या उत्तर औद्योगिक समाज है उसे और कुछ नामों से संबोधित करते हैं, ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। पहला है उत्तर औद्योगिक समाज तो ज्ञान समाज है, ये नोट्स बना लीजिएगा आप लोग जरूर से जरूर। दूसरा सूचना समाज भी कहते हैं, सूचना समाज कहते हैं। तीसरा इसे सेवा समाज भी कहते हैं, सेवा समाज कहते हैं। और चौथा उत्तर कृषि समाज। तो 4 समाज मैंने बताया, ज्ञान समाज, सूचना समाज, उत्तर कृषि समाज और सेवा समाज। तो इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने जो है कृषक समाज और औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक समाज को संपूर्णता में समझ लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे जो है पेड ग्रुप को खरीद सकते हैं, इसके लिए हमारे नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7054161270। थैंक यू वेरी मच।